हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। आज का टॉपिक है बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, इसको सीखना है। बहुपद, जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है, बहुपद क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक बहुपद मान लेते हैं। उदाहरण के लिए ये जो बहुपद है इसके गुणांक कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, एक्स का गुणांक ऋण 1 है और अंत में ये है अचर पद। अचर पद है ऋण 2। तो इस तरह से कोई भी हम बहुपद लेकर के बतला सकते हैं कि उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा और अचर पद क्या होगा। आइए, ये तो हमने कह दिया बहुपद के गुणांक हैं। अब इस बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। उस तरीके को सीखें उसके पहले आपको कुछ नियम याद होने चाहिए। नियम क्या है उसको मैं यहाँ चार्ट के रूप में बतला रहा हूं। इस चार्ट को आप कंठस्थ कर लेंगे तो किसी भी तरह का गणित आ जाए आप बड़ी आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो चार्ट ये है। यहां जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है 6x² माइनस x माइनस 2 और इसके गुणनखंड करना है, मतलब शून्य ज्ञात करना है तो इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके गुणनखंड कीजिए। तो मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करना है, बड़ी आसानी से आप कुछ बच्चे सीख कर लेते हैं, कुछ को थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो जिन बच्चों को कठिनाई होती है उनके लिए एक बहुत सरल तरीका यह है कि प्रश्न को ध्यान से समझें। मैं यहां चार्ट बना रहा हूं कि प्रश्न को ध्यान से समझें तो आपको पता चल जाएगा कि उसके उत्तर में हमें क्या लिखना है। कैसे? देखिए, जैसे यहां पर इस प्रश्न पर अगर ध्यान दें तो पहला चिन्ह यहां इस प्रश्न में ऋण है और दूसरा चिन्ह भी ऋण है। अर्थात जब प्रश्न में दोनों जगह पर ऋण चिन्ह आएंगे तो हमारे पास उत्तर वाला जो बहुपद के मतलब इस गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड प्राप्त होंगे उसमें कौन सा चिन्ह आएगा वह हमें पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे करते हैं, देखिए आइए। तो सर्वप्रथम हम ये अचर पद इस संख्या का गुणा यहां करेंगे। तो इसका गुणा जब यहां करते हैं, यहां जो भी संख्या है उसका गुणा हमने इसमें कर दिया तो हमारे पास आएगा 12x² और बीच में जो संख्या है उसे हम एज इट इज लिख देंगे -x या -1x। ये हो गया। ये रफ कार्य में मैं आपको समझा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12x² है इसके गुणनखंड करेंगे। थोड़ी देर के लिए काम करें, हम इस x² या इस x को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, केवल 12 बचा। एक काम और कर सकते हैं, आप इस माइनस को भी भूल जाइए। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे क्या करना है। 12x² में से x² को हम भूल गए, हमने 12 इसके गुणनखंड करना है। तो 12 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 12 के गुणनखंड करने का एक बढ़िया तरीका, आप डायरेक्ट कह देंगे 4 या 12, 4 और 3, ऐसे नहीं सीखें। इसको इस तरीके से करें, 1 में किस संख्या का गुणा करें कि 12 आए, फिर 12 के गुणनखंड करें, मतलब इस तरह से गुणनखंड करना है। 2 में किस संख्या का गुणा करें कि 12 आए, तो 2 में किसका गुणा करेंगे, 6 का। फिर अगली स्टेप, 3 में किस संख्या का गुणा करें कि 12 आए, 3 चौके 12। फिर 4 में किस संख्या का गुणा करें कि 12 आए, 4 तिया 12। तो जैसे ही गुणनखंड करने पर रिपीट हो जाए उस स्टेप को वहीं समाप्त कर देते हैं। अर्थात हमारे पास ये स्टेप आ गई, कहां तक चलना है, 3 गुणित 4, क्योंकि अगली स्टेप क्या हो गई, इसका रिपीट हो गई। तो हमारे पास 12 के गुणनखंड हमने किए। जब भी कोई भी संख्या के जब गुणनखंड करना हो तो स्टार्टिंग जो है शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से। 1 में किसका गुणा करें, 2 में किसका गुणा करें, 3 में किसका गुणा करें, ऐसे प्रश्न करें अपने आप से और उसका जो उत्तर निकल करके आए उसको यहां लिखते जाए। तो ये संख्या हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगी। ये गुणनखंड कब तक आगे तक बढ़ाते जाना है,
जब तक कि हमें ये संख्या, कोई संख्या मतलब रिपीट ना हो जाए। अब ये आने के बाद हम, याद होगा आपको मैंने कहा था एक्स स्क्वायर को भूल जाएं, तो अब एक्स स्क्वायर को वापस याद करें तो ये 12 कैसे आया, 1 गुणित 12। अब अगर हम इस 1 की जगह पर x लिखते तो 1x गुणित 12x होता, तो ये 12x स्क्वायर हो जाता। इसी प्रकार से यहां पर 2x गुणित 6x होता, तो 6 दूनी 12x स्क्वायर हो जाता। और फिर यहां पर 3x गुणित 4x होता, तो क्या हो जाता, 12x स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े, अब इधर आते हैं। यहां तो हमने 12x स्क्वायर के गुणनखंड कर लिए या 12 के कर लिए। अब यहां पर 1, अब यहां पर 1 लाना है, तो अब हमारे पास गुणनखंड हो गए 1 और 12। तो मुझे बताइए, क्या ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर 1 आता है क्या? वेरी गुड, नहीं आता, यानी ये हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता। गुणनखंड की वो संख्याएं प्राप्त हमें ये वाली नहीं हो सकती। अगला 2 और 6 को ले लें। क्या इन दोनों को जोड़ने पर या इन दोनों को घटाने पर 1 आता है क्या? नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहां 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और यदि घटाएंगे तो 4 आएगा, अर्थात यह भी गुणनखंड नहीं होगा। इसके आगे बढ़े, 3 और 4। अब 3 और 4 को जोड़ें। अब बताइए, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या 1 आता है? घटाने पर 1 आता है, जोड़ने पर 7 आता है। मतलब ये गुणनखंड हो सकता है, ये गुणनखंड हो सकता है। अब यहां तक तो अपन ने कर लिया, कह भी दिया कि यहां पे 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और आप लोग कर भी देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नियम क्या है? अब आते हैं यहां पर, जब प्रश्न में दोनों जगह पर ऋण का चिन्ह होगा तो हमारे पास जो गुणनखंड में संख्याएं प्राप्त होंगी, उसका नियम यह है कि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण होगा और छोटी संख्या का चिन्ह धन होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट नियम है। अब यही नियम हम यहां लगाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी? बड़ी संख्या हमें मालूम है कौन सी दिख रही है, 4, तो 4 का चिन्ह क्या होगा, ऋण का। और छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 का चिन्ह क्या होगा, धन का। अर्थात हमारे पास ये आएगी संख्या 3 ऋण 4। अब याद कीजिए, हम किसको भूले थे, x को भूले थे, अर्थात यहां पर हम x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास धन में 3x और ऋण में 4x। तो हमारे पास ये मध्य पद के 2 भाग हो गए। मध्य पद के 2 भाग क्या हो गए, 6x स्क्वायर। अब ये जो साइन है, ये साइन को अपने को नहीं देखना है, इस साइन को बिल्कुल भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने यह साइन को पहले ही भूल गए थे। यहां हमने साइन का गुणा करके नहीं लिखा हुआ, बिना साइन के गुणा करके लिखा, इसलिए इन चिन्हों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना अपने को। चलिए आगे बढ़े, तो अपन इस चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे। हमारे पास चिन्ह है प्लस 3x और माइनस 4x। तो हमने ये जो मध्य पद x था, इसके 2 हिस्से कर लिए, 2 भाग कर लिए, और जो अचर पद है उसको वैसा का वैसा चिन्ह सहित लिख दिया। ये हो गए हमारे पास गुणनखंड। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए सर यहां पर चिन्ह अलग अलग होते तो क्या होता? सही बात है, अगर मान लीजिए पहली जगह पर ऋण होता और दूसरी जगह पर धन होता तो क्या करते? अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, पहली संख्या का चिन्ह भी ऋण लेते, मतलब इनमें पहली संख्या का चिन्ह भी ऋण लेते और दूसरी संख्या का चिन्ह भी ऋण ले लेते, मतलब ये वाला चिन्ह। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में यहां पर जो चिन्ह है इसके अनुसार उत्तर के चिन्ह आएंगे। ये हमने उत्तर के चिन्ह लिखे हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए पहले चिन्ह धन होता और फिर दूसरा चिन्ह ऋण होता तो हम क्या करते? इस स्थिति में जब अगर पहला चिन्ह धन हो और दूसरा चिन्ह ऋण हो तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या है बड़ी वाली संख्या उसका चिन्ह धन ले लेंगे और जो छोटी संख्या है उसका चिन्ह ऋण ले लेंगे। और अगर मान लीजिए दोनों ही चिन्ह धन के होते तो फिर सीधी सी बात है, यहां पर भी वे संख्याओं के दोनों चिन्ह क्या होते? धन के। अगर मान लीजिए यहां दोनों धन होते तो जो उत्तर आता, मतलब ये जो संख्याएं आती, इनमें भी धन का चिन्ह आता। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां हमें मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि उनके चिन्ह क्या है, प्रश्न में चिन्ह क्या दिए हुए हैं, उसके अनुसार उत्तर के चिन्ह हमारे, उत्तर मतलब जो गुणनखंड आएंगी संख्याएं 2 भागों में अपन ने विभाजित किया है वो। और दूसरी बात, इस पहली वाली संख्या का गुणा इसमें जब करेंगे तो चिन्हों पर ध्यान नहीं देंगे,
हमने पहली वाली संख्या का गुणा इसमें किया आखिरी वाली संख्या में, यानी यहां जो भी संख्या, जैसे एक और उदाहरण ले लिया, हम मान लीजिए किसी ने कहा 4x² माइनस 3x प्लस 2, एक एग्जाम्पल ले लिया, तो यहां 2 का इंटू इसमें करना है बस, मतलब तीसरे नंबर वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है और बीच वाले मध्य पद को एज इट इज लिखना है। तो ये वाली बात आप आगे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करना है, हम पेयर बनाएंगे दो के, ये हमारा पेयर बन गए। अब देखेंगे कि पहले वाले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहां अगर हम देखें तो ये लिखा है 6x², यहां पर लिखा है प्लस 3x, यानी यहां हम कह सकते हैं कि जो 6x² है ये गुणनखंड है के रूप में इसको व्यक्त अगर करें तो 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, मतलब 2 3 6, और x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यानी इसमें ही छुपा हुआ है 3x। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मतलब दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो यहां भी है वो और यहां भी है, अर्थात 3x हम देख रहे हैं यहां पर कि पहले में भी 3x है और इसमें भी 3x है, तो 6x² में से कॉमन ले लिया 3x। अब ये जो कॉमन लेते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आए तो आप एक काम करो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, उसको हमने इससे भाग दे दिया, तो ये 6x² को 3x से भाग दे दिया। अब कॉमन लिया यानी भाग दिया, तो जब भाग देंगे तो ये x² में x कैंसिल होगा और 3 बन जाए 3 2 6, यानी बचेगा क्या 2x। तो यहां पर हो गया हमारे पास 2x प्लस, इसी प्रकार से ये 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया तो अभी आपके दिमाग में हो सकता है ये आ जाए 3x कॉमन लिया तो 0, नहीं, हमने अभी क्या बताया था, कॉमन लेने का मीनिंग क्या हुआ, भाग देना, यानी 3x अपॉन 3x, और जब इसको कॉमन लिया ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचेगा ये 1, तो यहां बचा 2x प्लस 1। अब ये पेयर है हमारा, अब इस पेयर में से अपने को कॉमन लेना है, वही कॉमन क्या ले सकते हैं देखिए, लेकिन बात वही है कि सबसे पहले अगर पेयर को देखें तो इस पेयर में पहला चिन्ह कौन सा है उसको ध्यान दें, जो भी पहला चिन्ह है उसको आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, मतलब ये माइनस को कॉमन लिया। जब भी हम कोई साइन कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस साइन को, खास करके माइनस साइन को जैसे कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो बाद वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है, माइनस साइन कॉमन लिया तो बाद वाली संख्या का चिन्ह बदला, अब बाद वाली संख्या का चिन्ह बदला मतलब ये धन हो गया। चलिए इसको अभी बाद में सोचेंगे। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा, आप यहां इस तरह से भाग दे करके देख सकते हैं, ये बचेगा 2x। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हमने माइनस साइन कॉमन लिया है इसलिए बाद वाली संख्या का चिन्ह बदलेगा, तो यहां पर ये जो है ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का। अब ये 2 है, इसको भी कॉमन लिया, वही बात, कॉमन लेना मतलब भाग देना, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 1, अर्थात ये हो गया 2x प्लस 1। और एक बात और बता दें, आपने 9th में वैसे सीखा हुआ है, जब भी हम मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करते हैं और उसके बाद 2 का पेयर बना करके उसको कॉमन लेते हैं, तो एक पहले वाले पेयर में और दूसरे वाले पेयर में एक जैसी संख्या या एक जैसा व्यंजक आता है। यहां हम देख रहे हैं 2x प्लस 1 आया है और ये भी 2x प्लस 1 आया। यदि 2x प्लस 1 और यहां कुछ और आ जाता, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां गलती कर दी है। ध्यान रखें, अगर ये एक जैसा नहीं आ रहा है मतलब कि आपने मध्य पद को विभाजित करने में कहीं ना कहीं गलती कर दी है, या तो वह चिन्ह की गलती कर दी होगी या फिर गुणनखंड की गलती कर दी होगी। इसलिए ये बात याद रखें कि ये हमको एक जैसा लेकर के आना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x प्लस 1 यहां भी है, 2x प्लस 1 यहां भी है, दोनों में से फिर कॉमन ले लिया 2x प्लस 1, तो वही बात, अब इस पूरे वाले में से 2x प्लस 1 गया तो ये 2x प्लस 1 ये हट गया, ये हटेगा तो बचेगा क्या 3x बचेगा, और इधर से 2x प्लस 1 गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा -2। तो हमारे पास ये इस बहुपद के गुणनखंड आ गए हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2। इसके मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके हमने ये गुणनखंड कर लिए। अब इसके शून्यक निकालें, शून्यक निकालें तो हम एक मान लेते हैं कि ये दोनों शून्य, इनमें से या तो यह शून्य है या यह शून्य है ना। तो अब शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मानना पड़ेगा कि 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इसका गुणनफल जो है वह शून्य के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने शून्य हेतु किया है, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी इन दोनों का जब गुणनफल शून्य के बराबर है, इसका मतलब ये निकला
कि या तो यह संख्या शून्य के बराबर होगी या यह संख्या शून्य के बराबर होगी। तो यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बहुपद का शून्य क्या है। देखें 2x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। इस 2 को जब पक्षांतरण करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास एक शून्य का आ गया -1/2। और यहां पर भी अगर ऐसा ही करें तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो हमारे पास ये x की वैल्यू दूसरी आ गई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 6x² - x - 2 के दो शून्यक हैं। एक शून्यक है -1/2 और दूसरा जो शून्यक है वह है 2/3। ये दो शून्यक हमने ले आए। अब आपको बता दें ये शून्यक आने के बाद और ये हमारे पास गुणनखंड, हमें इनमें संबंध बताना क्या है। तो एक काम करें, इसको अपन शून्यक द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जितनी बहुपद की घात होती है शून्यक उतने आते हैं। बहुपद की घात यहां पर अधिकतम घात कितनी थी 2, तो ये बहुपद की घात हो गई 2, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अगर एक घात रैखिक बहुपद होता तो उसके शून्य की संख्या 1 होती, त्रिघात बहुपद होता शून्यकों की संख्या 3 होती। तो यहां पर जो है हमें शून्यकों की संख्या मिली है 2। अब एक काम करते हैं, अपन एक शून्य को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह अल्फा है, अर्थात अल्फा की वैल्यू होगी -1/2। और दूसरा शून्य है उसको हम मान लेते हैं कि वह क्या है, बीटा है, तो उसकी वैल्यू होगी 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद शून्यकों का और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो हमने यहां पर शून्य अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब एक काम करें, दोनों को जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, पहली बार दोनों शून्यकों को जोड़ दिया, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दिया। जब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1/2 प्लस 2/3। और जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 6 एलसीएम, तो ये हो जाएगा -3 और यहां पर हो जाएगा +4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/6। तो ये हो गया अल्फा गुणित अल्फा प्लस बीटा। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालें, यानी पहले शून्यक और दूसरे शून्यक का गुणा करें। अब पहला शून्यक और दूसरे शून्यक का गुणा करेंगे तो देखें क्या होता है। ये हमारे पास है 1/2 इंटू 2/3। तो देखिए जरा ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1/3। तो हमारे पास शून्यक आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हमें इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना था। देखिए जरा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर से वैल्यू आई है 1/6। और थोड़ी देर के लिए मुझे एक बात बताइए, यदि हम ये इस 1 को अगर ध्यान से देखें तो ये 1 क्या है, इस 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां x² का गुणांक 6, x का गुणांक -1, अचर पद -2, यानी ये 1 हो सकता है। यहां -1 है, यहां पर 1 है, यानी x का गुणांक, इसको हम कह सकते हैं कि x का गुणांक है, ये 1 क्या है, x का गुणांक है, लेकिन यहां पर माइनस साइन है तो हम ये कहेंगे कि -x। तो -x का गुणांक, मतलब x का गुणांक हमारे पास आ गया, तो यहां हमने साइन लगाया माइनस का। ठीक, तो अब ये इसके जैसा बन गया, ये 1 जो है इसके जैसा बन गया। आया समझ में? देखिए इसको दूसरे रूप में ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस और -1/6। अब देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या किया, इस 1 को लिख लिया माइनस और ब्रैकेट में फिर -1 लिख दिया। क्यों, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक, अब देखिए जरा -1 क्या है, -1 अगर ध्यान से देखें तो यह हमारे पास x का गुणांक है। तो हम यहां कहेंगे ये माइनस साइन पहले से है और ये -1 क्या है, x का गुणांक बटे, और नीचे क्या है 6 क्या था, देखें जरा ध्यान से, 6 x² का
गुणांक, तो हम यहां कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मूलों का योगफल जो है वह सदैव बराबर होगा माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। और इसी प्रकार से यहां अल्फा इंटू बीटा को देखें जरा ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है -1 और नीचे लिखा हुआ है 3। अब अगर अपन इसमें देखें ध्यान से, यहां पर यदि हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई कर दे नीचे भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर, इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा -2 अपॉन 6, -2 अपॉन 6। अब ये क्या हुआ, ध्यान दें, -2 क्या था, अचर पद। -2 जो है वह अचर पद है या अचर पद का गुणांक कह लें, तो ऊपर हो गया अचर पद और नीचे क्या हो गया, अचर पद का गुणांक कह लो इसे, और नीचे अगर ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये देखिए 6, यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने यहां पर देख लिया कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है। सदैव ये एक ही संबंध होता है कि बहुपदों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और बहुपदों का गुणनफल जो है वह अचर पद के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो हमने ये सीखा, आप लोग समझ गए होंगे। आगे इस तरह के और भी गणित हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।